SE 144 दक्षिण एशिया का परिचय, चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 5 रहेगा। श्रीलंका और मालदीव में राजनीतिक संरचनाएं और प्रक्रियाएं। इसमें सिर्फ हमें 2 पॉइंट पढ़ना है, श्रीलंका और मालदीव का। श्रीलंका में राजनीतिक संरचना कैसी है, यानी वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे है, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियाँ कैसे हैं, और श्रीलंका में राजनीतिक प्रक्रिया कैसे है। ये 2 बन गया। अगला जो रहेगा इसमें, मालदीव में राजनीतिक संरचनाएं कैसे है और वहाँ पर पॉलिटिकल प्रक्रिया कैसे है। यही 2 क्वेश्चन रहेगा जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यही 2 रहेंगे। तो इसमें चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले श्रीलंका की बात करते हैं। ठीक है, 5.2 में आप क्या देखेंगे श्रीलंका में। ठीक है, तो सर एक बात पूछिए। एक मिनट बोलिए। अभी ये जून सेशन जब सबसे पहले श्रीलंका की बातें की गई है। ठीक है, तो श्रीलंका की सबसे पहले हमें क्या देखना है, राजनीतिक संरचनाएं। ठीक है, क्या है श्रीलंका में राजनीतिक संरचना क्या है, यानी श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, कब आज़ाद हुआ, कैसे किया रहा, इसके बारे में देखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, यह एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश था, यानी श्रीलंका क्या था, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन का उपनिवेश था। यानी जैसे हम उपनिवेश थे, गुलाम थे, वैसे भैया श्रीलंका भी गुलाम था। 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्रता मिली, यानी श्रीलंका क्या है, 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका की वर्तमान राजनीतिक संरचना एवं प्रक्रिया इसके 3रे संविधान द्वारा निर्देशित है। यानी श्रीलंका की जो प्रेजेंट टाइम में जो राजनीतिक संरचना है, या वहाँ का जो पॉलिटिकल राजनीति है, या जो वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कहाँ, श्रीलंका का, इसका जो 3रा संविधान है उसके द्वारा क्या, वो निर्देशित होता है, जो कि 1978 में अधिनियम किया गया था। यानी क्या किया गया था, जिसको 1978 का अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। पहले 1947-1972 के संविधान, यानी श्रीलंका में 2 बार संविधान, पहले संविधान कब बना, 1947 में, फिर 1972 में। ठीक है, इसको 2 बार बनाएगा, और लास्ट में जब 1978 में श्रीलंका का संविधान बनता है तो उसके द्वारा श्रीलंका की राजनीतिक प्रक्रिया चलती है, और अब तक 20 बार संशोधित किया जा, यानी श्रीलंका को जो संविधान है उसमें अभी तक 20 बार संशोधन हो चुका है। लेकिन श्रीलंका का एक लंबा संवैधानिक इतिहास, यानी श्रीलंका का एक बहुत लंबा क्या रहा, संवैधानिक इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत 1833 में कोलबुक आयोग, यानी श्रीलंका का जो इतिहास है संविधान का बात करें वो बहुत लंबा रहा, बहुत लॉन्ग रहा है, जिसकी शुरुआत 1833 में कोलबुक आयोग द्वारा की गई थी। 1910 में कुल मैकुलम संवैधानिक सुधार, 1920 में मैकिंग संवैधानिक सुधार, 1924 में मैकिंग सुधार, 1931 में डोरोमोरो संविधान, और 1947 में सेल बोरी संवैधानिक सुधारों से। यानी श्रीलंका में अगर आप देखोगे तो संविधान में सुधारों की एक लंबी शुरुआत रही, यानी श्रीलंका में बार बार संविधान बना और बार बार उस श्रीलंका के संविधान में सुधार किए गए, या श्रीलंका में बार बार संविधानों में बदलाव किया जा रहा था। ठीक है, 1978 का संविधान जो वर्तमान में, यानी श्रीलंका में अभी जो संविधान है वह 1978 में बनाया गया था। प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका में जैसी राजनीतिक प्रक्रिया है वह श्रीलंका का जो संविधान का बना था 1978 में। ठीक है, उसके जरिए श्रीलंका पूरा चलता है। इसे श्रीलंका के 5वें गणतंत्र फ्रांस की तर्ज पर सरकार के राष्ट्रपति और संसदीय रूपों का एक मिश्रित मिश्रण है। यानी श्रीलंका जो है ये इसका 5वां गणतंत्र है। इस कह सकते हैं श्रीलंका में राष्ट्रपति और संसदीय रूपों का एक, यानी श्रीलंका में राष्ट्रपति भी होता है और वहाँ पर संसदीय सरकारें होती हैं। इसका एक हमें वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, मिश्रण देखने को मिलता है, जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उसे घोषित किया गया है। 1978 में देखोगे यहाँ पर क्या है, 1978 से पहले श्रीलंका में वेस्टमिंस्टर शैली का संसदीय स्वरूप था। यानी 1978 से पहले जो श्रीलंका में जो 1978 में संविधान बनता है उससे पहले श्रीलंका में क्या था, वेस्टमिंस्टर शैली का संसदीय स्वरूप था। भारत के विपरीत श्रीलंका की राजनीतिक प्रकृति में एकात्मकता है। यानी श्रीलंका की, भारत के अगर विपरीत, भारत के उल्टा श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में क्या राजनीतिक प्रकृति में एकात्मकता है, यानी वहाँ जो राजनीति है वह एकात्मक है। भैया कहाँ की, श्रीलंका की राजनीति क्या है, एकात्मक है, जो 9 प्रांतों और
25 प्रशासनिक जिलों में। श्रीलंका में क्या है, 9 प्रांत हैं। जैसे हमारे 28 राज्य हैं, उसी तरह श्रीलंका में क्या है, 9 प्रांत हैं और 25 प्रशासनिक जिले, यानी श्रीलंका में 25, जैसे हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे हम बोलते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश, उसी प्रकार से श्रीलंका में क्या है, 25 प्रशासनिक जिलों में श्रीलंका बटा है। बौद्ध धर्म का सर्वोच्च स्थान दिया, यानी श्रीलंका के संविधान में जो बौद्ध धर्म है उसका एक सर्वोच्च स्थानीय, श्रीलंका में बौद्ध धर्म सबसे अच्छा माना जाता है। सिंहली और तमिल को आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषाओं के रूप, यानी वहाँ पर सिंहल जो भाषा है और तमिल, इसको श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा या आधिकारिक भाषा दिया गया है, जिसमें अंग्रेजी लिंक विषय के रूप में, यानी अंग्रेजी भी दिया गया है, लेकिन श्रीलंका में तमिल और सिंहली जो भाषा है इसको मान्यता मिली है। ठीक है। कार्यकारी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा, यानी श्रीलंका में जो कार्यकारी शक्ति होती है उसका प्रयोग कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भैया श्रीलंका में जो शक्ति होती है उसका प्रयोग कौन करता है, राष्ट्रपति। जो राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख हैं, यानी जो राष्ट्रपति होता है राज्य का भी प्रमुख होता है, सरकार का भी प्रमुख होता है। श्रीलंकाई सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ दोनों होते हैं, यानी श्रीलंका में जो राष्ट्रपति है वह सरकार का भी प्रमुख है और राज्य का भी प्रमुख है। और जो वहाँ की सशस्त्र बल हैं, जैसे हमारी तीनों सेनाएं होती हैं, उसी प्रकार की श्रीलंका में जो सेनाएं होती हैं उनका भी चीफ कौन होता है, श्रीलंका का राष्ट्रपति भी होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, चीफ ऑफ कमांडेंट इन चीफ दोनों होते हैं। 5 साल की अवधि के लिए लोगों द्वारा चुने जाते हैं, यानी श्रीलंका में जो राष्ट्रपति होता है वह कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, और डायरेक्ट जनता के द्वारा, यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है और सीधा उनको वहाँ के लोग चुनते हैं। और श्रीलंका का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहेगा, 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए होता है। राष्ट्रपति के पास व्यापक विधि, न्यायिक और राजनयिक, सैन्य और औपचारिक, यानी राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के पास सैनिक शक्ति, सैन्य शक्ति, वैधानिक शक्ति, यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति के पास सभी शक्तियां मौजूद हैं। संविधान में 20वें संशोधन अक्टूबर 2020 में राष्ट्रपति पद को और मौजूद, इस श्रीलंका में जब श्रीलंका के संविधान में 20वां संशोधन होता है तो उसके जरिए जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं उनका जो पद है उसको और मजबूत किया गया, ताकि श्रीलंका की जो राष्ट्रपति है उसको और ख्याति मिले, उस पोस्ट को और मजबूत किया गया श्रीलंका में। उसे किसी भी समय में उपस्थित होने, उसे संबोधित करने और आदेश देने का अधिकार है, यानी श्रीलंका का जो राष्ट्रपति है वह किसी भी समय देश को संबोधित कर सकता है और संदेश भेजने का अधिकार है, यानी श्रीलंका का राष्ट्रपति कुछ भी संदेश भेज सकता है, किसी भी समय श्रीलंका के लोगों को संबोधित कर सकता है, यानी एड्रेस कर सकता है। वह मतदान के अधिकार के सिवा संसद सदस्य को मिलने वाली सभी विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों और शक्तियों का हकदार है, यानी श्रीलंका को जो राष्ट्रपति है उसको संसद में जो विशेष सुविधा मिलती है, जो श्रीलंका के सभी सांसदों को सुविधा मिलेगी है, वह श्रीलंका के राष्ट्रपति को, और वह सभी शक्तियों के, संसद की सभी शक्तियों का राष्ट्रपति भैया हकदार है। राष्ट्रपति सदन को बुला सकता है, सत्र अवसान कर सकता है, यानी श्रीलंका का जो राष्ट्रपति है वह संसद को बुला सकता है, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है और संसद को भंग भी कर सकता है, यानी श्रीलंका का जो राष्ट्रपति है वह श्रीलंका की संसद को बुला सकता है, उसको भंग कर सकता है एवं आवश्यकता अनुसार जनमत संग्रह का है, यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अपनी संसद में क्या कर सकते हैं भैया, सदन में जनमत संग्रह यानी वोटिंग भी करवा सकते हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति। कार्यपालिका के प्रमुख और मंत्रियों के मंत्रिमंडल के प्रमुख के रूप में वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को संसद सदस्य के रूप में नियुक्त करता है, यानी श्रीलंका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो कार्यपालिका के रूप में मंत्री को और मंत्रिमंडल के रूप में प्रधानमंत्री को भी नियुक्त किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के जरिए मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं और श्रीलंका का जो प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति के जरिए क्या होता है, नियुक्त करता है और सभी कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है, यानी उसे करता है। राष्ट्रपति के पास समय समय पर मंत्रालयों और विभागों को सौंपने या बदलने की शक्ति है, यानी श्रीलंका का जो राष्ट्रपति है वह जो सरकार है, सरकार के जो मंत्रालय हैं उनमें जो विभाग हैं जिन मंत्री को मिले हैं उनमें बदलाव कर सकता है, उनमें चेंज कर सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल के मंत्रियों और संसद के विघटन के बावजूद राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं। कह रहे हैं कि अगर श्रीलंका में मंत्रिमंडल हट जाता है, सरकार हट जाती, संसद का विघटन हो जाता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। क्या राष्ट्रपति जब तक उन
पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। इन आधारों पर संविधान को जानबूझकर उल्लंघन, राजद्रोह, रिश्वत, कदाचार, भ्रष्टाचार या अपनी शक्ति का दुरुपयोग या उसके द्वारा किसी कानून के तहत किया गया अपराध जिसमें नैतिक अक्षमता सम्मिलित हो। यानी कह रहे हैं कि श्रीलंका में राष्ट्रपति को जल्दी से नहीं हटाया जा सकता। अगर श्रीलंका के राष्ट्रपति पर रिश्वत लेने का, भ्रष्टाचार का, दुर्व्यवहार का, या कह सकते हैं कि देश से गद्दारी करने का, देशद्रोह करने का, अगर इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो श्रीलंका के राष्ट्रपति पर महाभियोग चला करके श्रीलंका के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन संसद में सरकार जाने से श्रीलंका के राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता है। वह राजदूतों, उच्चायुक्तों, दूतों, राजनीतिक एजेंटों से मिलते हैं और उन्हें मान्यता, युद्ध और शांति की घोषणा करने की शक्ति केवल, यानी कह रहे हैं कि भैया श्रीलंका में जो युद्ध होगा और जो शांति होगी उसकी घोषणा करने का अधिकार केवल श्रीलंका के राष्ट्रपति के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अलावा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में न्यायपालिका द्वारा लगाए गए दंड को पूर्णतः आंशिक क्षमा करने, राहत देने और कम करने। यानी श्रीलंका का जो राष्ट्रपति है वह सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करता है। अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो उसको कम कर सकता है, या मृत्यु दंड मिला उसको माफ कर सकता है। राष्ट्रपति पांच प्रमुख स्वतंत्र आयोगों की नियुक्ति संसदीय परिषद की मंजूरी। यानी जो श्रीलंका का राष्ट्रपति होता है वह 5 स्वतंत्र आयोगों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। कौन कौन से आयोग, जैसे चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, वित्त आयोग। आयोगों के अध्यक्ष के खिलाफ रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोप में जांच हेतु नहीं कह सकता है कि श्रीलंका का जो राष्ट्रपति होता है वह 5 आयोगों का गठन करता है। चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, वित्त आयोग। आयोगों के जो अध्यक्ष होंगे इनके खिलाफ अगर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उनके लिए जांच भी कर सकता है। प्रधानमंत्री को कार्यकारी पदानुक्रम में नंबर 2 माना जाता है। यानी जो श्रीलंका का जो प्रधानमंत्री होता है उसको नंबर 2 माना जाता है, ठीक है, कार्यकारी में। उसके पास संसद का बहुमत होना चाहिए, यानी श्रीलंका का जो प्रधानमंत्री होगा उसके पास संसद का बहुमत होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा आवंटित एक विभाग के अलावा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अधिकार तब मिलते हैं। यानी श्रीलंका में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अधिकार तब मिलते हैं जब राष्ट्रपति बीमार हो और देश के बाहर रहने के कारण अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ होता है। यानी श्रीलंका करें भैया, श्रीलंका में जो राष्ट्रपति है वह सबसे प्रमुख व्यक्ति है। अगर श्रीलंका का राष्ट्रपति देश से बाहर है या अस्वस्थ है तो श्रीलंका का जो प्रधानमंत्री होगा उसकी शक्तियों का प्रयोग करेगा। लेकिन संविधान के 20वें संशोधन के पारित होने के साथ राष्ट्रपति की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। नहीं, श्रीलंका में जो 20वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें श्रीलंका के जो राष्ट्रपति उनकी शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। इससे प्रधानमंत्री की भूमिका कमोबेश औपचारिक हुई। यानी अब श्रीलंका में जो प्रधानमंत्री है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है। श्रीलंका में वित्तीय शक्तियाँ लोगों के पास है लेकिन एक सदनीय संसद का प्रयोग की जाती है। यानी श्रीलंका में सदन एक ही है और सारी जो शक्तियां हैं लोगों के पास है क्योंकि वही राष्ट्रपति को चुनते हैं। यह ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स पर आधारित है। यह 225 सदनीय निकाय, यानी श्रीलंका में जो संसद है जो लोग चुन करके आते हैं वह 225 सदनीय निकाय है जिसमें बहु सदनीय निर्वाचन क्षेत्र है। इस 196 सदस्य चुने जाते हैं और राष्ट्रीय सूची से 29 सदस्य चुने जाते हैं। ये सदस्य हर 5 साल में, यानी श्रीलंका की जो संसद है या सदन है उसमें हर 5 साल पर लोग चुने जाते हैं, जिसमें सदन में लोगों की संख्या कितनी है, 225 है, यहाँ पर बताया गया, ठीक है। ये सदन 5 साल के लिए। पीठासीन अधिकारी सभापति होता है, यानी श्रीलंका की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें जो पीठासीन अधिकारी होगा उसमें स्पीकर होता है जो सदन के कामकाज के लिए भी चलाता है, यानी सदन का संचालन। उसकी सहायता के लिए उपसभापति यानी जिसे हम डिप्टी स्पीकर बोलते हैं वो श्रीलंका की कॉमन ऑफ हाउस में रहता है। यद्यपि श्रीलंकाई लोगों की विधीय शक्तियां संसद में उसके प्रतिनिधि द्वारा प्रयोग की जाती हैं। श्रीलंका में जो श्रीलंका के लोगों की जो शक्तियां उनका प्रयोग कौन करता है, जिन लोगों को चुन करके भेजते हैं उनके प्रतिनिधि करते हैं। यहाँ एक जनमत संग्रह का अनूठा प्रावधान है जिसे राष्ट्रपति राष्ट्रीय महत्व के किसी भी मामले में लोगों के समक्ष प्रस्तुत। यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति श्रीलंका में कभी भी जनमत संग्रह यानी लोगों को किसी भी मुद्दे पर यानी मत जानने के लिए वोटिंग करवा सकते हैं। इस श्रीलंका के राष्ट्रपति को विशेष चीज़ें दी गई हैं। संसद को उसके चुनाव के 2.5 साल बाद राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। यानी अगर श्रीलंका में
संसद का चुनाव किया गया तो जो राष्ट्रपति है वह संसद को 2.5 साल के बाद भंग कर सकता है, जो अगले 4.5 साल के प्रावधान के लिए विपरीत है। श्रीलंका अपने सांसदों के चुनाव के लिए अनुपातिक, यानी श्रीलंका में जो सांसद चुने जाते हैं वह कैसे भैया चुने जाते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए करते हैं। पूरे देश में 22 निर्वाचन जिलों में विभाजित, यानी श्रीलंका में कितने निर्वाचन जिले हैं, 22 निर्वाचन जिले, और प्रत्येक जिलों की संख्या के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा आयुक्त सीटें में आवंटित। श्रीलंका में जो जिले हैं उसमें जिले में लोगों की, यानी श्रीलंका में जिलों में लोगों की जो जनसंख्या, उस जनसंख्या के आधार पर श्रीलंका में क्या करती जब भैया सीटें आवंटित की गई हैं, सीटों को बांटा गया है। लोग न्यायिक शक्ति का प्रयोग विभिन्न न्यायालयों के माध्यम से करते हैं, यानी श्रीलंका में जो शक्ति का प्रयोग है वह विभिन्न न्यायालयों के द्वारा की जाती है। न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, श्रीलंका में जो न्यायपालिका उसमें सबसे सर्वोच्च क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम कई बार सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद वहां पर अपीलीय न्यायालय है, प्रांतीय। इस श्रीलंका में कौन कौन सा न्यायालय है, एक तो भाई सर्वोच्च न्यायालय है, दूसरा अपीलीय न्यायालय और तीसरा प्रांतीय उच्च न्यायालय, और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड का सर्वोच्च और अंतिम श्रेष्ठ न्यायालय, जो श्रीलंका का सर्वोच्च न्यायालय है वह सबसे बड़ा और अंतिम न्यायालय है। संविधान के अधीन अपनी शक्तियों के, श्रीलंका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह संविधान के अधीन, यानी संविधान के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके फैसलों को सभी निचली अदालत, यानी श्रीलंका का जो सर्वोच्च न्यायालय है अगर वह कोई फैसला सुनाता है तो श्रीलंका की जितनी निचली अदालतें होती हैं वह सभी उसको वरीयता देती, उसको मानती हैं। संवैधानिक समीक्षा की शक्तियां एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय, यानी संविधान की जो समीक्षा कौन करता है वहां का सर्वोच्च न्यायालय है। श्रीलंका में 2 स्तरीय अपीलीय संरचना, यानी श्रीलंका में जो संसद या जो न्यायालय है वह 2 स्तरीय है, ठीक है। अपील की संसदीय अपील क्षेत्राधिकार के अधीन है, जबकि अन्य अदालतों में पहली अदालत के रूप में कार्य करती हैं। द्वितीय अपीलियों का शक्ति सर्वोच्च, यानी दूसरी बार आप कहाँ कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, उससे पहले अधीनस्थ न्यायालय में कर सकते हैं। न्यायिक सेवा आयोग जिसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अन्य, जो श्रीलंका का जो न्यायिक सेवा आयोग है उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, निचली अदालतों के न्यायाधीश और अन्य न्यायिक अधिकारी की भर्ती, हस्तांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण, अनुशासन, नियंत्रण की जिम्मेदारी है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर श्रीलंका में सरकार के 2 स्तर हैं। श्रीलंका में जो सरकार है वो कैसी है भैया, 2 स्तरों पर सरकार है। श्रीलंका में सरकार के कितने पार्ट हैं, 2 स्तर हैं, 2 बात हैं। मध्य स्तर पर प्रांतीय परिषद है, पूरे देश में 9 प्रांतों में। श्रीलंका में सरकार के 2 स्तर हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, उसी प्रकार से श्रीलंका में भी सरकार के 2 रूप हैं। एक तो पूरे देश में सरकार है और एक प्रांतों के स्तर पर श्रीलंका में सरकार है, ठीक है। और श्रीलंका को 9 प्रांतों में बांटा गया, जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं वैसे श्रीलंका 9 राज्यों में बटा है। यानी जैसे कौन कौन से, मध्य, उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उवा, सबरा, गुमा, पश्चिम, दक्षिण, उत्तरी, पूर्वी, इसमें बटा है। यह द्वीप औद्योगिक उपनिवेशिक काल के दौरान सभी प्रांतों में विभाजित था और प्रांतीय परिषद 1987 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से 9 प्रांतों में, यानी श्रीलंका को क्या किया गया है, 9 प्रांतों यानी 9 राज्यों में इसका बंटवारा किया गया। श्रीलंका कितने में भैया, 9 राज्यों में बटा हुआ देश है, ठीक है। स्थानीय स्तर पर न्यायपालिका परिषद है, 42 शहरी परिषद हैं और 270 प्रदेश सभाएं हैं। प्रांतों को शक्तियों का हस्तांतरण, यानी श्रीलंका में जो प्रांत हैं उनको शक्तियां प्रदान की गई हैं जो श्रीलंका की 9वीं अनुसूची है, जो अनुसूची उसमें दिया गया है, ठीक है। श्रीलंका में जो है वह जो सूचियां हैं 2 हैं, जैसे अनारक्षित सूची और तीसरा है समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय हैं, जिसमें केंद्र और प्रांत दोनों कानून बना सकते हैं। श्रीलंका में पहले क्या है, अनारक्षित सूची, ठीक है, जिसमें केंद्र की शक्तियां शामिल हैं, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकते हैं, अपनी कानून बना सकते हैं। श्रीलंका की पार्टी प्रणाली के विषय का आकलन 1971 में सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत से लगाया जा सकता है। श्रीलंका में 1971 में वैक्स मताधिकार की शुरुआत की गई। दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाली लंका समाज पार्टी, श्रीलंका में कौन सी सबसे पहले राजनीति में पार्टी थी, वह भैया क्या थी, लंका समाज पार्टी।
सिलोन कम्युनिस्ट पार्टी जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां थी। देश में एक बहुदलीय प्रणाली है, यानी श्रीलंका में कैसी प्रणाली है? बहुदलीय प्रणाली है। हालांकि दो दल, यूनाइटेड नेशनल पार्टी, श्रीलंका फ्रीडम पार्टी का स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया पर वर्चस्व रहा। इस श्रीलंका में दो पार्टियों का, यूनाइटेड नेशनल पार्टी, श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, इनका क्या रहा? श्रीलंका की राजनीति में वर्चस्व यानी इनका कब्जा बना रहा है। ठीक है, ये दो जो पार्टियां, इनका ज़्यादातर कब्जा हमें देखने को मिलता है। हालांकि प्रत्येक जातीय अल्पसंख्यक समूह के पास अपने हितों का, यानी श्रीलंका में जो अलग अलग जातीय समूह, अलग अलग जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, उनका अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीतिक दल है। यानी श्रीलंका में जितनी छोटी छोटी जातियाँ जो कबीलों में हैं, जो अल्पसंख्यक समूह हैं, उनके लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां बनी हैं। जबकि श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस, श्रीलंका में कौन सी पार्टी बनी? जैसे श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस, आल सिलोन मक्कल कांग्रेस मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व करती है। सिलोन वर्कर्स कांग्रेस, डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट, अप कंट्री पीपुल्स फ्रंट, नेशनल यूनियन ऑफ वर्कर उन तमिलों का ध्यान रखती है जो बागान में कार्य करते हैं। जनता विमुक्ति जो है या अन्य जो पार्टियां, ये जितनी पार्टियां जैसे नेशनल फ्रीडम फ्रंट है, सिंघली राष्ट्रवादी दल है, ये क्या है? श्रीलंका की ये सभी राजनीतिक पार्टियां। और श्रीलंका में कैसी भैया? बहुदलीय शासन प्रणाली है। श्रीलंकाई तमिल समाज में तमिल की जो पार्टियां, वो श्रीलंका में जो तमिल समाज है उनके लिए करती हैं। कुल मिलाकर लगभग 50 राजनीतिक दल हैं। यानी श्रीलंका में कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं? लगभग 50 पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो क्या करती हैं? वो अपना चुनाव लड़ती हैं। पार्टियों का प्रसार का कारण अधिकांश रूप से 1978 में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए श्रीलंका ट्रेड यूनियन महिला संगठनों के सदस्यों के उच्च अनुपात के लिए जाए। श्रीलंका में जो ट्रेड यूनियन है, जो महिला संगठन के लिए माना जाता है, और श्रीलंका में भारत की तरह बहुदलीय प्रणाली है और 50 से अधिक राजनीतिक दल श्रीलंका में कार्य करते हैं। ये रहा। अगला जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा वो भरा क्या रहेगा? श्रीलंका की राजनीतिक प्रक्रिया। अगला हम क्या देखेंगे? ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, श्रीलंका के बारे में देख रहे हैं। तो श्रीलंका की राजनीतिक प्रक्रिया क्या है, वहाँ पर राजनीति क्या है, कैसी है? ठीक है, देखिए, एक समय में तीसरी दुनिया के लोकतंत्र के मॉडल के रूप में माने जाने के बावजूद श्रीलंकाई राजनीतिक प्रक्रिया में पथ में टेढ़ा मोड़ा घुमाव रहा है। श्रीलंका जो है वह तीसरी दुनिया में लोकतंत्र के लिए माना जाता है, लेकिन श्रीलंका की जो राजनीतिक प्रक्रिया रही उसमें थोड़ा बहुत घुमाव रहा है। यह उन गिने चुने देशों में एक से था जिन्हें अपनी स्वतंत्रता से बहुत पहले संसदीय प्रणाली और सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार अपनाते हुए इसका अभ्यस्त हो गया था। यानी श्रीलंका जब आज़ाद हुआ उससे पहले ही श्रीलंका में संसदीय शासन प्रणाली थी और श्रीलंका में वैक्स मताधिकार यानी श्रीलंका के लोगों को वोट देने का अधिकार और श्रीलंका में संसदीय शासन प्रणाली श्रीलंका के आज़ाद होने से पहले ही आ चुकी थी और श्रीलंका संसदीय शासन प्रणाली का और सार्वभौमिक जो वैक्स मताधिकार है उसका अभ्यस्त हो चुका था। साथ ही श्रीलंका की राजनीति का सामना बहुसंख्यकवाद, यानी श्रीलंका की राजनीति में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुसंख्यकवाद है। वहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है वह अल्पसंख्यक समाज से ईर्ष्या करता है, दुश्मनी करता है, उसके साथ संघर्ष है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष है, युवा कट्टरपंथी यानी कट्टरपंथ है, कुलीनों का यानी श्रीलंका में अमीरों के वर्चस्व से हुआ है। यद्यपि एक बहुजातीय समाज यानी श्रीलंका का जो समाज है उसमें बहुत सारी जातियां और बहुत सारे बहुसंख्यक समाज है। बहुसंख्यकवादी श्रीलंकाई राजनीति व्यवस्था का एक प्रमुख, यानी श्रीलंका की जो राजनीति है वह बहुसंख्यकवादी है। इस श्रीलंका में जो राजनीति बहुसंख्यक लोगों की सिंहली प्रभुत्ता वाले राज्य से आरंभ से ही ऐसी राजनीति में श्रीलंका में जब सिंघली प्रभुत्व आया, सिंघली जो समाज है वो बड़ा है और श्रीलंका में सिंघली जो समाज था उसकी राजनीति की जाती है, जो अल्पसंख्यकों को अलग, यानी श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समाज है उसकी राजनीति की जाती है, ठीक है, और जो अल्पसंख्यक श्रीलंका में जो अल्पसंख्यक है वो कटे रहते हैं उनका बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा। बाद में 1956 में सिंघली अधिनियम और 1972 के मानकीकरण अधिनियम ने श्रीलंका में तमिल को, यानी 1956 में जब सिंघली अधिनियम आता है और 1972 में मानकीकरण अधिनियम आता तो श्रीलंकाई तमिलों को निशाना बनाया जा सकता है। इससे क्या था कि जो श्रीलंकाई तमिल हैं, यानी जो श्रीलंका में तमिल रहते तमिल समाज था उसको बहुत ज़्यादा क्या होती भाई मेरे हानि का सामना करना पड़ता है, उसको बहुत सारे दुख झेलने पड़ते हैं। श्रीलंका का किसको? श्रीलंका का जो तमिल समाज था।
संविधान में बौद्ध धर्म सबसे प्रमुख स्थान बताते हैं। यानी श्रीलंका में क्या है भैया, जो बौद्ध धर्म है वो सबसे प्रमुख है बताते हुए स्पष्ट संदेश है बौद्ध धर्म का राज्य का समर्थन यानी श्रीलंका जो है उसमें जो बौद्ध धर्म है उसको संरक्षण मिला, यानी राज्य का जो धर्म है वो बौद्ध है। विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद श्रीलंकाई राज्य ने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति का अनुसरण किया। यानी श्रीलंका जो है अंग्रेजों की जो फूट डालो राजनीति करो नीति थी, हेलो बोलिए, बता रहे हैं श्रीलंका जो है श्रीलंका बौद्ध धर्म है। जैसे पाकिस्तान भाई मुस्लिम धर्म को मानता है, हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। और जो श्रीलंका है वह बौद्ध धर्म को मानता है, बौद्ध धर्म को वहाँ पर राज्य का समर्थन यानी स्टेट जो है समर्थन करता है और अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति का अनुसरण विभिन्न राजकीय समुदाय ने वहाँ पर किया है, ठीक है, पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अल्पसंख्यक समुदाय एक साथ मंच पर एकजुट हो सके। यानी श्रीलंका में जो ये अल्पसंख्यक समुदाय है वह एक मंच पर एकजुट हुआ है। 1978 के संविधान में आंशिक अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की शुरुआत ने बाद में संविधान में 15वें संविधान संशोधन ने समुदाय के बीच विभाजन को, श्रीलंका में जो अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणालियाँ है इससे श्रीलंका में जो समुदाय रहे उनमें विभाजन आया है। इससे सामुदायिक आधार पर वोटों को विभाजित करने और सत्ता हासिल करने का मार्ग का उदय हुआ। श्रीलंका में कट्टरवाद का भी उदय रहा। श्रीलंका में अगर देखें तो कट्टरता बहुत ज्यादा रही थी। ध्यान सुनना, श्रीलंका की सरकारों द्वारा युवाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों का समाधान करने में असमर्थता कारण श्रीलंका की जो सरकारें रही हैं, श्रीलंका के जो युवा लोग थे उनकी तो राजनीतिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, श्रीलंका की सरकारें उसको सोल्व नहीं कर पाई हैं, असमर्थ रही हैं। देश में 3 क्रांतिकारी आंदोलन हुए। श्रीलंका में 3 बार क्रांतिकारी और बड़े आंदोलन है। पहला सिंगली आंदोलन, फिर तमिल आंदोलन और तीसरा इस्लामिक आंदोलन हुआ। वे संगठित तरीके से हिंसक हो गए। श्रीलंका में जब भी आंदोलन होता है तो मार काट, लड़ाई झगड़ा यही सब होता रहता है, हिंसक आंदोलन होते हैं, क्योंकि श्रीलंका के राजनीतिक ढांचे ने उन्हें सिर्फ कानून और व्यवस्था के समस्या के रूप में माना। हालांकि इन कट्टरपंथी आंदोलनों में एक बुनियाद अंतर यह है कि तमिल कट्टरपंथी आंदोलन जातीय, राष्ट्रवादी और 2 वैचारिक थे। नहीं कह सकते कि श्रीलंका में कट्टरवाद बहुत ज़्यादा है, यानी धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के श्रीलंका में बहुत ज़्यादा कट्टर समाज है। और वहाँ पर जो आंदोलन होते हैं वह सभी ज़्यादातर हिंसक आंदोलन में बदल जाते हैं। वहाँ पर हिंसा बहुत ज़्यादा होती है, लोगों की मार काट, इस प्रकार की चीज़ें, समस्याएं ज़्यादा रही। श्रीलंका में शांतिपूर्ण आंदोलन जल्दी नहीं होते हैं, वहाँ पर राष्ट्रवादी और वैचारिक आंदोलन हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगला जो है सिंगली उग्रवाद, यानी सिंगली जो समाज है उसमें हमें उग्रवाद दिखाई देता है। जनता विमुक्ति पूर्वानुमा के द्वारा प्रतिनिधि वाला सिंगली उग्रवाद 1960 के दशक में तत्कालीन मौजूदा सामाजिक आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप बढ़ा। नरमपंथी राजनीतिक समूहों की मुख्यतः सिंगली युवाओं के हितों को संबोधित करने में विफल रहा। जेबीपी जैसे कट्टर समूहों को जन्म दिया। जेबीपी ने मार्क्स से लेकर के जे गेवर के बाद में, यानी कह सकते हैं कि श्रीलंका में जो सिंगली है वहाँ पर उग्रवाद का उदय हुआ है, वामपंथी विचारधाराओं का। क्या बोल रहा हूँ कि श्रीलंका में वामपंथी विचारधारा और उग्रवाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा आया है। लोक लुभावने कल्याणवादे और वैश्वीकरण विरोध की वकालत की है। यानी श्रीलंका में कल्याणवाद हो या वैश्वीकरण हो, उसका वहाँ पर विरोध ज़्यादा हुआ है। साथ ही जेबीपी ने सिंगली राष्ट्रवाद से अपील की और अल्पसंख्यकों के प्रति बहिष्कार की भावना, यानी श्रीलंका में जो सिंगली समाज है, श्रीलंका में जो अल्पसंख्यक है, उनके बहिष्कार की भावना को हमें दिखाता है। इस समूह के अधिकांश सक्रिय सदस्य ग्रामीण सिंगली यानी शिक्षित बेरोजगार थे, जो ज़्यादातर गरीब और मध्यम वर्ग के चौथे व्यक्ति थे। जेबीपी का विचार है कि उसे नव उपनिवेशिक तानाशाही शासन को संभावित खतरे, बोलिए, कि श्रीलंका में जो है वो जो वहाँ पर
सिंगली समाज था, वो क्या करता है कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समाज है उनका एक प्रकार से ज़्यादातर उनका जो करता है विरोध करता है, विरोध की भावना या बहिष्कार की भावना करता है। श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समाज है, श्रीलंका के अल्पसंख्यक जो समाज हैं उनका बहुत ज़्यादा विरोध करता है। और श्रीलंका में क्या है, इसके संगठन में नौकरशाही केंद्रीयवाद है को चिन्हित करता है। कैडर को प्रेरित करने के लिए मुख्यतः उन प्रसिद्ध 5 आख्यान का उपयोग किया जो शामिल हैं पूंजीवाद, आर्थिक संकट, भारतीय विस्तारवाद, स्वतंत्रता, वाम दल और श्रीलंका की क्रांति पथ। यानी श्रीलंका में अगर आप देखें तो हमें वहाँ पर सशस्त्र विद्रोह दिखाई देते हैं और श्रीलंका में उग्रवादी संगठन, ठीक है, उग्रवादी संगठन बहुत ज़्यादा कार्यरत हैं और ये सारे कार्यरत करते हैं। इससे क्या होती है कि श्रीलंका की जो स्थिति होती है वह बार बार खराब होती है। इससे होता आप सबने देखा होगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में पिछले कुछ दिनों में देखा होगा श्रीलंका में एक प्रकार से वहाँ पर आपस में श्रीलंका में जो एक प्रकार से वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति बनी है, ठीक है। तो इस श्रीलंका में क्या है कि गृह युद्ध क्या होता है, आपस में श्रीलंका के लोग भैया लड़ रहे हैं, उग्रवादी बहुत ज़्यादा हैं, आपस में श्रीलंका हमेशा लड़ता रहता है। वहाँ पर तमिल और सिंहली लड़ते रहते हैं या वहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनमें हमेशा एक राजनीतिक और दूसरा कट्टरपंथी और कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक समाज में वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध है और संघर्ष है। और वहाँ पर जो आंदोलन संघर्ष होते हैं वह ज़्यादातर कैसे होते हैं, हिंसक आंदोलनों की पृष्ठभूमि रही। श्रीलंका में हिंसा जो होती है वह बहुत बड़े लेवल पर हमेशा होती रही है, इसलिए श्रीलंका की राजनीति जो हो हमेशा डगमगाती हुई हमें दिखाई देती है। अगला तमिल आतंकवाद क्या रहा वहाँ पर श्रीलंका में, ठीक है, क्या है तमिल आतंकवाद। देखिए तमिल समुदाय की वास्तविक शिकायतों को दूर करने में राज्य असंवेदनशील, नहीं तमिल जो समुदाय श्रीलंका के उसकी जो शिकायतें, तमिल जो समुदाय था उसकी जो शिकायतें होती हैं उसको श्रीलंका की जो सरकारें रही हैं वह सोल्व नहीं कर पाई हैं या कह सकती असंवेदनशील है, जिससे निराशा और कट्टरपंथी श्रीलंकाई तमिल युवाओं द्वारा हथियारों का सहारा लेने के कारण श्रीलंका में जातीय संघर्ष हिंसक हो गए। यानी श्रीलंका में जो तमिल समुदाय था उसकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं किया गया और श्रीलंका में जब कह सकते हैं कि तमिलों को समाधान नहीं हो तो श्रीलंका में जो तमिल थे उन्होंने हथियार उठाया और इससे श्रीलंका में जातीय संघर्ष बदला, ठीक है। उन्होंने समूहों को खुद को गठित किया और राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमला किया, यानी राज्य जो सत्ता थी उसके प्रतीक पर हमला किया। राज्य समर्थक कर्मियों की हत्या करने, बैंक डकैती करने में, पूर्वोत्तर की सुरक्षा के कर्मियों को घात लगाकर हमला करने में, जैसे यानी कह सकते हैं कि श्रीलंका में जो तमिल हैं तमिलों की कभी सुनवाई नहीं होती, तमिलों के साथ भेदभाव रहा या तमिलों के साथ इससे करा कि तमिल को जो युवा थे उन्होंने क्या किया, हथियार उठाए और राज्य के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करना, यानी लोगों को मारना पीटना या हिंसा करना, इस प्रकार के राज्य पर हमला करना, राज्य की सत्ता के प्रतीकों को तोड़ना फोड़ना, हत्या करना, चोरी डकैती, इस प्रकार के वहाँ पे तमिल लोगों ने किया। उग्रवादी और विभिन्न चीज़ों में रहे। 1983 के जातीय दंगों के बाद तमिलों में उग्रवाद में विश्वसनीय और उग्रवादी के प्रति सहानुभूति धीरे 1983 के दंगों के बाद श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को तमिलनाडु में जब 1983 ध्यान सुना, जब श्रीलंका में 1983 में बहुत बड़ा तमिलों को लेकर के दंगा होता है तो 1983 में बहुत सारे क्या होते हैं, श्रीलंका के जो तमिल होते हैं वह भारत के तमिलनाडु पर बड़े पैमाने पर पलायन के कारण भारत में घटनाओं को अप्रभावित नहीं रह सकी। नई दिल्ली ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और क्षेत्रों में स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष का समाधान करने हेतु सकारात्मक कार्यों के लिए योगदान की पेशकश की। इस बीच तमिल उग्रवादियों ने श्रीलंकाई सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसे इल्मा युद्ध के रूप में जाना जाता है। विभिन्न शांति पहलों की विफलता के बाद भारत ने अंततः जुलाई 1987 में श्रीलंका से समझौता किया, जिसका मकसद श्रीलंकाई द्वीप में शांति और यानी श्रीलंका में तमिलों को लेकर के बहुत आंदोलन होता है, तमिल उग्रवादी आतंक फैलता है और बहुत सारे तमिल के जो लोग होते हैं, तमिल लोग क्या करते हैं, भारत में तमिलनाडु में शरण लेते हैं। आपको पता होगा कि हमारा जो प्रदेश है तमिलनाडु, वहाँ पर बहुत बड़ा तमिल समाज है और श्रीलंका में भी बहुत बड़ा तमिल समाज है। जब श्रीलंका में तमिलों का उत्पीड़न हुआ या श्रीलंका में आतंकवाद फैला तमिलों को लेकर के, तो बहुत सारे तमिल के जो लोग होते हैं 1983 में दंगा हुआ, बहुत सारे तमिल लोग थे वो भारत में आ गए। इससे भारत की सुरक्षा को खतरा, तो भारत ने क्या कहा कि भाई श्रीलंका में शांति बने, तो जो श्रीलंका से लोग तमिल लोग जो श्रीलंका से भारत आए हैं उनको हम दोबारा श्रीलंका में भेजें। इसको लेकर के भारत सरकार और श्रीलंका में समझौता हुआ। समझौते के तहत भारत ने सैनिक यानी भारत अपनी सेना को
IPKF सेना भेजा, वहां हो रहे संघर्षों में उलझ गया। घटनाओं ने आश्चर्यजनक मोड़ में श्रीलंकाई राज्य भारत के खिलाफ हो गया और IPFK के खिलाफ गुप्त रूप से लिट्टे की मदद करने लगा। हालांकि मार्च 1990 में IPKF की वापसी के कुछ समय बाद जून 1990 में लिट्टे और श्रीलंकाई सुरक्षा बलों ने इल्मा युद्ध द्वितीय छिड़ गया। लिट्टे का सफाया करके शांति प्रयास करने के अपने दृढ़ संकल्प में श्रीलंका सरकार ने नागरिक क्षेत्रों में हवाई बमबारी और जाफना प्रायद्वीप में आर्थिक नाकेबंदी की। 1994 इल्मा युद्ध द्वितीय युद्ध का गतिरोध समाप्त हुआ। 1994 में चंद्रिका कुमार तुंगा के नेतृत्व वाली जो श्रीलंका की सरकार ने एक व्यापक हस्तांतरण पैकेज के आधार पर लिट्टे के साथ बातचीत शुरू की। हालांकि लिट्टे के जिद के बावजूद टूट गई, जिसके परिणाम स्वरूप इल्मा युद्ध तृतीय आरंभ हुआ। 1995-96 में आरंभ सुरक्षा बलों द्वारा शानदार जीत हासिल करने के बावजूद चंद्रिका ने धीरे धीरे शांति के लिए युद्ध कार्यक्रम सत्यता की यकीन हो गया, जिसमें लिट्टे से जाफना को छीनने में शामिल है। इसके बाद सैन्य मोर्चों पर एक गतिरोध कायम हो गया, जिसमें लिट्टे ने ग्वामी क्षेत्रीय पर कब्जा किया। 22 फरवरी 2002 में को श्रीलंकाई सरकार और लिट्टे के बीच मध्यस्थता का एक युद्ध विराम किया गया, हस्ताक्षर हुए। इसके तहत 6 दौरों की वार्ता शामिल, यानी श्रीलंका में जो लिट्टे ग्रुप था उसके साथ भैया बातचीत हुई। इसमें कुछ समय के लिए शांति बनी रही। हालांकि समय के साथ विरोधी पक्ष अपनी पुरानी आदतों के अनुसार आपसी संदेह और जबरदस्ती पर उतर आया, जिससे CFC गुमनामी में डाल दिया। लिट्टे के आत्मघाती हवाई हमले ने अगस्त 2006 में दोनों विरोधियों के खुला संघर्ष आरंभ कर दिया। महिंद्रा राजपक्षे के अंतर्गत श्रीलंका में जनवरी 2008 में एक तरफा CAFS को निरस्त कर दिया। लिट्टे को समाप्त करने की कसम खाई। यानी श्रीलंका में जो लिट्टे था वह बार बार श्रीलंका में एक प्रकार से टाल मटोले सारी चीज़ें श्रीलंका को लेकर खोले। अगला जो इस्लामिक उग्रवाद भी श्रीलंका में काफ़ी रहा। तो इस्लामिक उग्रवाद कैसे रहा श्रीलंका में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। इस्लामिक उग्रवाद जो अप्रैल 2019 में श्रीलंका में आतंकी हमला यानी ईस्टल हमले कहा जाता है में प्रकट हुआ, जो शुरुआत में धीमा था। आंतरिक रूप से हालांकि श्रीलंका द्वीप में कट्टरता के लिए अनुकूल माहौल था, यानी श्रीलंका में जो कट्टरता था उसके लिए काफ़ी माहौल था। या 2009 में इल्मा चतुर्थ युद्ध के साथ समाप्ति के बाद सिंगली अति राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसने एक बेकिंग पॉइंट के रूप में कार्य किया। अंतर्निहित संदर्भ बहुसंख्यक सिंगली समाज जो था, वहाँ पर जो समाज है वो सिंगली समाज है, ठीक है। अल्पसंख्यक मनोग्रंथी है, मुख्यतः अन्य तमिलों से मुसलमानों में हस्तांतरित हो गए। श्रीलंकाई तमिलों की तुलना सिंगलियों में सुरक्षा की भावना तब बढ़ी जब भारत में तमिलनाडु में तमिल इकट्ठा हुए थे। इसी तरह असुरक्षा की भावना में कुछ सिंगली कट्टरपंथियों के द्वारा श्रीलंकाई मुसलमानों की बढ़ती जनसांख्यिकी और विशेष रूप से द्वीप पर एक पूर्वी भाग में उनके आर्थिक वर्चस्व की सामान्य आशंका का हवाला देते हुए भड़काई थी। प्रजनन जिहाद जैसी अफवाह फैलाई गई। इन सब का परिणाम सिंगली मुस्लिम संगठन, यानी अब जो सिंगली समाज था वो उसने मुस्लिम यानी मुसलमानों के साथ क्या भाई उसका संघर्ष के रूप में सामने आया, जो समय के साथ 2012 में आंतरिक सामुदायिक हिंसा में प्रकट हुआ। दोनों समुदायों की ओर से हिंसक और अप्रिय हिंसा की एक चक्र छिड़ गया। कुछ प्रमुख सिंगली बौद्ध राष्ट्रवादी समूहों ने आगे बढ़ करके अंतरजातीय तनाव को फैलाया। इसमें जो शामिल था उनके नाम थे बूडो, बल सेना, सिंगली सवाया, एक प्रकार के लोगों, यानी आगे चल करके श्रीलंका में क्या होता भाई कि वहाँ का जो सिंगली समाज है और वहाँ पर मुस्लिम जो उनको एक प्रकार से आतंकवादी भी यानी कि उनमें संघर्ष हमें देखने नहीं। श्रीलंका में ज़्यादातर जो मुस्लिम है, जो सिंगली है या जो तमिल हैं, इनको इनमें लेकर के बहुत ज़्यादा, और श्रीलंका में हमेशा कट्टरता, उग्रवाद और आतंकवादी जो गतिविधियां थी समाज में हमेशा हमें संघर्ष दिखाई देता। कहाँ पर? श्रीलंका का जो समाज था वह हमेशा से हमें कैसे दिखाई देता है भाई, संघर्षरत हमें दिखाई देता और बार बार वह लगातार संघर्ष करता रहा। आपस में आंदोलन होते रहे और आंदोलन, उग्र आंदोलन यानी आत्मघाती और कह सकते हैं कि जानलेवा यानी हिंसक आंदोलन या हिंसा हमेशा श्रीलंका में होती रही है। ठीक है, मुस्लिम विरोधी समूह यानी मुसलमानों को विरोधी, इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी कि यानी श्रीलंका में ये सारी चीज़ें
इसको आपको लिखना पड़ेगा। इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जितना मैंने बताया इतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है। जितना मैं छोड़ देता हूँ उसको आप भी छोड़ दीजिएगा, जितना इंपॉर्टेंट रहता है उतना मैं जरूर बता दूँ, क्योंकि आपको ये सारी बातें आप लिखेंगे तो इससे क्या होगा, आपका पूरा जो चैप्टर होगा उतना इंपॉर्टेंट हो जाए। तो समझने की एक बार आप सब लोग कोशिश किया करो कि क्या मैं कहना चाहता हूँ और क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो कोई भी अगर क्वेश्चन आता, आज हम सिर्फ श्रीलंका के बारे में बात करेंगे। अगला जो चैप्टर रहेगा, अगला जो क्लास रहेगी, इसकी दूसरी क्लास एक और रहेगी 5वें चैप्टर की, उसमें हम मालदीव के बारे में बात करेंगे। आज सिर्फ श्रीलंका के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। श्रीलंका बार बार पूछा जाता है कि वहाँ पर राजनीतिक संरचना और राजनीतिक प्रक्रियाएं किस प्रकार से बनी हुई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज श्रीलंका के बारे में बताया। अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम मालदीव को देखेंगे कि मालदीव में राजनीतिक संरचना कैसे रही, मालदीव कब स्वतंत्र हुआ, कब आज़ाद हुआ, या मालदीव में जो राजनीतिक प्रक्रिया है वह राजनीतिक प्रक्रिया किस प्रकार से बनी रही, इसको देखेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखोगे मालदीव के बारे में यहाँ पर शुरू हुआ है कि यहाँ पर देखो 26 जुलाई 1965 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली, यानी किसको, मालदीव को 26 जुलाई 1965 को, किससे भैया, ब्रिटेन का भी ये गुलाम था, ठीक है। मालदीव की बात करें, ठीक है। यहाँ पर मालदीव जो एक टापू वाला देश है, बहुत बड़ा देश नहीं, छोटा सा देश है, चारों तरफ समुद्र से घिरा है, ठीक है। और यहाँ पर इसका दीर्घकालीन मालदीव का जो इतिहास है वो बहुत बड़ा दीर्घकालिक संवैधानिक इतिहास का रहा। किसका भैया, मालदीव का इतिहास है जो 1932 में आरंभ, यानी मालदीव का जो इतिहास है संवैधानिक इतिहास जो रहा है 1932 से आरंभ हुआ, फिर 1953, 68, 98, 2008, यानी इस समय बार बार क्या होता है कि मालदीव में संविधान बनते हैं। लास्ट में 2008 में मालदीव का इतिहास बना। मालदीव की राष्ट्रीय भाषा द्वीपी है, राज्य का धर्म इस्लाम है। यानी मालदीव का जो राज्य का धर्म, यानी स्टेट का, मालदीव का जो राज्य धर्म क्या है भैया, इस्लाम है, ठीक है। और राष्ट्रीय भाषा यहाँ पर द्विवेदी है, ये राष्ट्रीय भाषा यहाँ पर बनेगी, और राज्य का धर्म इस्लाम है। अब अगला जो पॉइंट रहेगा इंपॉर्टेंट जो रहता है, मालदीव की राजनीतिक संरचना, यानी वहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे है, जो पॉलिटिकल राजनीति चलती है। और आपको पता होगा, जैसे मैंने बताया कि मालदीव जो रहा उसकी राजनीतिक संरचना जो थी वह 2008 में लास्ट में मालदीव का संविधान बना, और उसी के अनुसार क्या होता, मालदीव की पूरी जो राजनीतिक संरचना है वह पूरी चलती है। इसे 2006 में तत्कालीन सरकार द्वारा सुधार एजेंडे के रोड मैप के आधार पर तैयार किया गया है। इन 8 सुधारों में व्यापक श्रेणियां थे जिनकी पहचान निम्न प्रकार की गई है कि मालदीव में ये 8 सुधार किए गए थे। इन 8 सुधारों के अंतर्गत क्या होता कि मालदीव में जो राजनीतिक प्रणाली उसको सुधार किया गया है या उसको बनाने का प्रयास है। तो ये मालदीव के बारे में आपको थोड़ा सा हम देखेंगे डिटेल में, मालदीव के बारे में अच्छा खासा पढ़ेंगे कि मालदीव को लेकर के किस प्रकार की चीज़ें की और मालदीव में क्या चीज़ें हैं, कैसे वहाँ पर राजनीतिक प्रक्रिया है, कैसे संसद है, कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे वहाँ पर इस्लाम है, कट्टरपंथी है कि नहीं है, या इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। और पूरा मालदीव के बारे में हम सभी लोग डिटेल में अगली क्लास में ज़रूर जानेंगे, ठीक है। अगली जो क्लास रहेगी उसमें आपको कल करवा दूंगा, और मालदीव के बारे में डिटेलिंग क्लास मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मालदीव इसमें एक पॉइंट बचा हुआ है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है।